नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा देते हैं और इसके हिसाब से करवाते हैं बाजार के कल की आपकी विशेष तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो आपके सवालों पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। आज के शो में और भी बहुत कुछ होगा और इसके साथ ही आपका फेवरेट सेगमेंट कमाई का वीआईपी सेगमेंट भी होगा। लेकिन आज के शो में और क्या है खास, जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार में तेजी का सिक्सर लगा है, आखिर इसके मायने क्या हैं और आगे बाजार किस तरह का रहने वाला है, क्या रणनीति बनाए, ये तो हम आपको बताएंगे ही। और ये शो दर्शकों का है तो उनके सवाल जवाब होंगे। आखिर आपको क्या खरीदना चाहिए, कहां जो है वो बिकवाली का मौका है, ये सभी आपको बताएंगे। और रोज की तरह बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट भी आपके सामने होगा। लेकिन इस शो में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, पहले वो जान लीजिए। तो आपके स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर वहां पर मेंशन कीजिए। आप यही तरीका अपना सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर और फेसबुक को फॉलो कीजिए। #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल भेजिए और अपना और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आज के शो में आपकी खास तैयारी कराने के लिए दो विशेष मेहमान हैं हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और हमारे साथ हैं प्रिसिजन टेक्निकल के मंदार जमसांडेकर। और चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर बाजार का जो मूड है वो किस तरह का नजर आया। आज तो बाजार को देखें तो आज लगातार छठे दिन बाजार में तेजी नजर आई है। बाजार ने तेजी का सिक्सर लगाया है और इस तेजी वाले शहर में ONGC, इसके अलावा टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ, ये सभी आगे बढ़ते रहे। अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो 18,150 के पास बंद हुआ और इसके साथ ही सभी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स जो थे वो हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक 43,352 के लेवल पर बंद हुआ और यहां पर भी बेहतर संकेत नजर आए। बात करें निफ्टी बैंक की तो 118 पॉइंट निफ्टी बैंक चढ़ा और इसके साथ ही जो चढ़ने वाले शेयर्स रहे वो ONGC, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ, टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये वो शेयर रहे जो कि आज के बाजार में जिनके अच्छे ट्रेंड्स देखने को मिले। अब कमजोरी वाले शेयरों में हीरो, सन फार्मा, अल्ट्राटेक, इसके अलावा भारती, जी हाँ भारती एयरटेल, ये जो स्टॉक्स थे वो यहां पर दबाव में नजर आए। निफ्टी बैंक पर जरा निगाह डाल लेते हैं। तो निफ्टी बैंक को अगर देखें तो निफ्टी बैंक में तेजी वाले शेयर रहे IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक। ये जो स्टॉक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये आज तेजी नजर आए और लगभग 4% की तेजी IDFC बैंक में नजर आई। तो AU स्मॉल फाइनेंस में भी 3% से ज्यादा की तेजी रही। 1.25% की तेजी एक्सिस बैंक में और फेडरल में भी लगभग 1.25% की तेजी नजर आई। अब निफ्टी बैंक में गिरने वाले शेयर जो रहे वो इंडसइंड बैंक रहे, HDFC रहा, SBI और कोटक बैंक, ये जो थे ये दबाव में नजर आए और इन सभी का जो दबाव का चार्ट है वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। लेकिन सेक्टर्स स्पेसिफिक देखें तो जो सेक्टर तेजी वाले रहे उनमें निफ्टी बैंक जो था वो तेजी वाला सेक्टर रहा। इसके अलावा निफ्टी IT को देखें तो यहां पर भी तेजी नजर आई। निफ्टी एनर्जी सेक्टर भी अच्छी खासी तेजी नजर आई और निफ्टी मेटल में भी तेजी हमें देखने को मिली। लेकिन कमजोरी जिन सेक्टर्स ने आज झेली, दबाव जिन सेक्टर्स ने झेला, वो भी निगाह डाल लेते हैं। तो वो रहे निफ्टी फार्मा, निफ्टी FMCG और निफ्टी रियल्टी। ये 3 सेक्टर्स ऐसे रहे जो कि आज कमजोरी इन पर हावी होती नजर आई। अब देख लेते हैं वो स्टॉक्स जो 52 हफ्ते की ऊंचाई पर आज नजर आए। तो 52 वीक्स हाई जिन्होंने आज जिन स्टॉक्स ने लगाया वो देखें तो वो रहे बजाज ऑटो, इंडिया मार्ट, KPIT टेक और L&T। जी हाँ, ये जो थे वो अपने 52 वीक्स हाई आज इन्होंने छुआ और इन सब के बीच आज के
हीरो कौन रहे वो भी देख लेते हैं। तो आज के हीरो रहे यानी स्टॉक मार्केट में आज जिनका पर्चा लहराया, जिन्होंने आज बुलंदी को छुआ, वो थे वेल्सपन, इसके अलावा इंडिया, इसके अलावा रेल विकास निगम यानी आरवीएनएल जो था वो भी स्टॉक्स आज भागता हुआ नजर आया। आरती ड्रग्स और केईसी इंटरनेशनल जो थे वो आज जो है हीरो आज के कहे जाएंगे। इसके अलावा इंडोकाउंट, अल्क्लमाइंस और इसके अलावा बात करें तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर भी आज के हीरो की कैटेगरी में नजर आए। तो और इसके अलावा राइट्स भी जो है वो 7.5% से ऊपर भागा, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी नजर आई। इसके अलावा टेक्सटाइल शेयरों में भी आज तेजी हमने देखी और टेक्सटाइल शेयरों की बात करें तो इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, वेल्सपन, इंडिया, टीसीएनएस ब्रांड्स और शॉपर स्टॉप्स, ये वो स्टॉक्स रहे जो कि टेक्सटाइल शेयरों में आज इन्होंने अच्छी खासी तेजी दिखाई। और चलिए अब अपने एक्सपर्ट आशीष माहेश्वरी का रुख करते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी जरा बताएं, बाजार में जो आज हम कह सकते हैं कि तेजी का सिक्सर लगा है, लगातार छठे दिन जो है वो बाजार ने आज अच्छे ट्रेंड्स दिखाए, यहाँ से कैसे देख रहे हैं आने वाले पूरे हफ्ते को? जी, इनफैक्ट यदि पिछला महीना देखें तो कौन सोच सकता था कि जब अप्रैल मंथ की शुरुआत हुआ था तब इतना निराशा के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा था। 9 दिन कंटिन्यूअस हमने मार्केट में फॉल आता देखा और उसके बाद से आज 61,300 के लेवल भी हमने ब्रीच होते हुए दिखे, तो काफ़ी रिमार्केबल रिकवरी है। और मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल फैक्टर्स की बजाय जो भारतीय निवेशकों ने डोमेस्टिक फैक्टर्स पे बेट लिया है ये उसका रिजल्ट है। तो जो जैसा आपने देखा जीएसटी के इतने रोबस्ट नंबर्स आए हैं, 1,87,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन आ रहा है और इन्फ्लेशन एक थोड़े से सबड्यूड हो गया है। तो अब ये शो करता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है इंडिया का स्पेसिफिकली वो ठीक हो रहा है और इम्प्रूव हो रहा है। तो जिसके कारण से आप देख रहे होंगे कि एफआईज की तरफ से भी कोई बिकवाली नहीं है और बाइंग ही भारतीय बाजारों में आ रही है। और जो मैक्सिमम बाइंग देखने को मिल रही है वो उनका जहाँ पे वेटेज ज़्यादा है, जैसे बीएफएसआई सेक्टर है जहाँ पे करीब 35% वेटेज है, वहाँ पर काफ़ी बाइंग है। और जो दूसरे अलाइड सेक्टर हैं जैसे रेलवे हुआ या पीएसयू स्टॉक्स हुआ वहाँ पर भी बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ अच्छे नतीजे कंपनियों के आ रहे हैं या आने वाले हैं उसके एंटिसिपेशन में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी है बाजारों में और ये जारी रहेगा। तो मैं बुलिश हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रीज़न है कि जो बाजार को दोबारा से नीचे गिराएंगे शॉर्ट टर्म में। जो है वो बेहतर जो है वो संकेत आने वाले वक्त में नजर आएंगे। मंदार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंदार जी जरा बताएं मार्केट को देखते हुए आगे आपको किस तरह के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं और कहाँ जो है वो नजर रखनी होगी? पिछले 6 दिनों में हमने एक बढ़िया सा अपमूव देखा है निफ्टी के केस में और मुझे लगता है कि आगे जाते हुए करंट लेवल से थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है क्योंकि चौपीनेस शायद ये लेवल्स पे बढ़ सकता है। ये 18,200 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। और जैसे हमें पता है कि जो फिलहाल ट्रेंड डिक्टेट कर रहा है वो है अर्निंग, तो अर्निंग जिस तरीके से अनाउंस होते हैं उस पर आगे का ट्रेंड तो डेवलप होने वाला है। प्लस कल फेड मीट है तो रेट हाइक होगा नहीं होगा वो भी है, तो इसलिए ये जो अनसर्टेनिटी है प्लस 6 दिन का मूव ये थोड़ा सा मार्केट में चॉपिंग लाएगा। और इसलिए मेरी राय रहेगी कि फिलहाल थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखें। सिर्फ स्पेसिफिक न्यूज जरूर है, इंडेक्स हेवीवेट्स में थोड़ा सा हमें एक ठंडा काइंड ऑफ माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ द इंडेक्स बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि जहां में बढ़िया सी मूव देखने को मिलेगी। इंडेक्स का जो व्यू है वो चॉपी बनता है, एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए फ्राइडे तक मार्केट थोड़ा सा चॉपी रह सकता है, इसलिए थोड़ा लो प्रोफाइल। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे एक्सपर्ट्स की जो है वो राय अलग अलग है और इस हिसाब से आपको मार्केट को देखना होगा। और चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये शो आप दर्शकों का शो है और कोशिश हमारी यही होती है कि आपके तमाम सवाल जो हैं उन्हें इस शो में शामिल किया जाए। और पहला सवाल हम तक पहुंचाया है एचएस घोत्रा साहब ने, जो कि चंडीगढ़ से हैं, और इनका सवाल है आईसीआईसीआई बैंक के 115 शेयर्स इन्होंने लिए हैं 309 के लेवल पर, अगले 1 साल के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी जरा बताएं क्या होगी इनको सलाह?
बहुत ही नीचे के भाव पर आईसीआईसीआई बैंक के आपके पास में स्टॉक है तो बताइए सबसे पहले तो क्या अच्छा मुनाफा बन रहा है। और अभी भी मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में यदि सारे बैंक्स जिनके नतीजे हमने देखे हैं, सबसे जो बेहतरीन नतीजे देखने को मिले थे वो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ही देखने को मिले। और अब चूंकि एफआईज की तरफ से भी दोबारा बाइंग स्टार्ट हुआ है भारतीय बाजारों में, तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक बिल्कुल वो और चेज करेंगी। तो इस स्टॉक में बने रहिए, 6 महीने का लक्ष्य 1000 से ऊपर का यहाँ पे पॉसिबल है। बने रहने की सलाह, क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरह से पिछले कई क्वार्टर से इसके रिजल्ट भी शानदार आए हैं और जो अपने सेगमेंट में बाकी बैंक हैं उनके मुकाबले आउट परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ बने रहने की सलाह। बढ़ते आगे, सेजल कुमार हैं असम से और इनका सवाल है कि गोकुल एग्रो रिसोर्सेज के 400 शेयर इनके पास हैं, 122 के लेवल पर इन्होंने लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें, ये सवाल पूछा है। बताएं मंदार सर, क्या होगी इनको सलाह? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पिछले 6-7 महीनों का इस स्टॉक में कंसोलिडेशन बना है, 143 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में 90 रुपए के आसपास इसमें सपोर्ट है, तो ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि और कुछ दिनों तक चलेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो पोजीशन जरूर होल्ड कीजिए, क्योंकि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है। सिर्फ एक कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन जो होता है उसमें अंडर करंट पॉजिटिव है, इसलिए तो ये नीचे की लेवल्स नहीं, नए लोज नहीं बना रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है। सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू अगर हो तो होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में ज्यादा तो कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। 100 रुपए से लेके 120 रुपए इस तरीके का 20 रुपए का मूव हो सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, बड़ा वाला मूव चाहिए, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आएगा। 3 साल का व्यू अगर हो तो होल्ड कीजिए। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा नीचे है, 75 के लेवल पे इसमें स्टॉप लॉस बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस के साथ 3 साल की व्यू से आप होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको विशेष सलाह मिलती हुई निशांत शुक्ला हैं दिल्ली से और इनका सवाल है, यूको बैंक के 250 शेयर इनके पास हैं, 15 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, फिलहाल मुनाफे में है, अगले 6 महीनों के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी बताएं। बहुत अच्छी बात है, जितने भी बैंकिंग स्टॉक पे क्वेरीज आ रही है, इन लोगों ने बहुत अच्छे भाव पे स्टॉक खरीदे हुए हैं और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो दोबारा से आपको तारीफ के पात्र हैं आप, और मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की, क्योंकि काफी समय के बाद में, इनफैक्ट 3-4 महीने के बाद में हमने दोबारा से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में एक मोमेंटम आता दिखा है, और नतीजे भी इन सारे बैंक्स के काफी अच्छे आने की उम्मीद कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्टॉक में बने रहिए। तो अगले 6 महीने का लक्ष्य इस स्टॉक की 38 से 40 रुपए का जो इसका पुराना 50 वीक हाई था, वहां तक ये स्टॉक बिल्कुल जा सकता है। तो इनफैक्ट किसी नए इन्वेस्टर को ऐड करना हो तो 30 रुपए का अच्छा लेवल भी है यूको बैंक को ऐड करने का। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह और नए इन्वेस्टर्स को इन लेवल्स पर भी खरीदारी की सलाह मिल रही है। दीपा शर्मा है हमारी अगली दर्शक और इनका सवाल है जीएसएफसी के, इन्होंने 1210 स्टॉक्स ले रखे हैं और 153 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है, फिलहाल मुनाफे में है, आगे 6 महीनों का नजरिया चाहती हैं। बताएं मंदार, क्या होगी इनको सलाह? देखिए, 6 महीने में तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ होगा। यस, ऊपर में एक 15 करंट लेवल से 15 to 20% ऑफ अपसाइड जरूर बन सकता है, लेकिन जो जिस तरीके का मूव हमने इस स्टॉक में पिछले 2-2.5 सालों में देखा है, तो उस तरीके का रिटर्न तो अगले 6 महीने में नहीं होगा। लेकिन अगर 15-20% से आप खुश हैं, 180-190 के लेवल्स पे आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जरूर। फिलहाल जो पोजीशन है वो, उसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 145 का होगा, और हाल ही में इस स्टॉक में बहुत ही शार्प काइंड ऑफ मूव, अप मूव देखने को मिली है। 120 से स्टॉक 165 तक बहुत ही पिछले 5 दिनों में भागा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा और फिर बाकी का आगे का ट्रेंड डेवलप हो सकता है। 180-190 ये लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ आपको खास रणनीति बनाने की सलाह मिलती हुई अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है प्रभाकर, मुंबई से हैं और इनका सवाल है कि कैन फाइन होम्स के इन्होंने 1000 स्टॉक्स लिए हैं 553 के भाव पे, अगले 3 महीनों के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी बताएं क्या होगी इनको एडवाइस? जी, ये भी कोइंसिडेंटली प्रॉफिट में है कैन होम के स्टॉक में, और मेरी सलाह इस स्टॉक में भी बने रहने की रहेगी, क्योंकि काफी कम हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक है जो अपने 52 वीक हाई से 4 या 5% दूर ट्रेड कर रहे हैं।
केन फिन होम बिल्कुल उसी टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है केन फिन होम, तो इसलिए जैसे ही रिवर्सल हुआ इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो इसका बिल्कुल फ्रंट रनर रहा है केन फिन होम। तो मेरी सलाह भी इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की रहेगी और लक्ष्य इस स्टॉक की 700 रुपये का अगले 6 महीने के लिए मेरे तरफ से रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह और आगे के लक्ष्य भी आपको बताते हुए आशीष जी, हितेश अलख हैं और इनका सवाल है महिंद्रा CIE के 100 शेयर इनके पास हैं, 410 के भाव पे इन्होंने लिया है। शॉर्ट टर्म के लिए आखिर क्या करें? मंदार क्या बताएं, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, महिंद्रा सीआई में ट्रेंड तो एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रेंड है। स्टॉक मुझे लगता है कि ये मल्टीबैगर कैंडिडेट है और यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड बनेगी। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप अगर 2014 से लेके अब तक का चार्ट अगर आप देखो, लॉन्ग टर्म वाला चार्ट, तो इस स्टॉक में 315 320 के लेवल्स पे बहुत ही एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस बना था। मल्टीपल टाइम्स वहां से ये स्टॉक रिट्रेस कर चुका था और जब 5-6 महीने पहले बाद जब इस स्टॉक ने ये लेवल ऊपर का ब्रेक कर दिया, तब ये एक मल्टीबैगर कैंडिडेट बन गया। यानी अगले 3 साल का अगर व्यू इसमें बनाते हैं तो इसमें 600 से लेके 620 का टारगेट बनना चाहिए। अपमूव के बाद फिलहाल पिछले दो महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अंडर करंट पॉजिटिव है। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 300 का होगा। 300 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो भी 300 का स्टॉप लॉस से पोजीशन बननी चाहिए और 3 साल की व्यू से इसमें 600 से लेके 620 का टारगेट बनेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको विशेष तरह की रणनीति बनाने की आवश्यकता है। और चलिए थोड़ा सवालों को यहाँ रोकेंगे और हीरो मोटो के चौथी तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, सृष्टि हमारी सहयोगी बता रही हैं। इस बार हीरो मोटोकॉर्प की चौथी तिमाही में वॉल्यूम्स देखें तो साल दर साल वहाँ पे 7% की बढ़त ज़रूर देखने को मिली है, पर तिमाही दर तिमाही लगभग सपाट मामूली सी 2% की ग्रोथ हमने देखी है। प्राइस हाई कंपनी ने काफ़ी लिया था पिछली तिमाही, जहाँ पे 1 से 1.5% की वहाँ पे प्राइजेस में बढ़त देखने को मिली और इसके चलते इस बार नंबर फ्रंट पे भी बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं कहेंगे, पर सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स को ध्यान में रखना। आइए अगर आय की बात करें तो वहाँ पे हम महीने दर तिमाही दर तिमाही करीब 2.5% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। 8,240 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए। वहीं EBITDA में 9.5% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। 1,000 करोड़ से ऊपर ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है, पर मार्जिन्स पे खास तौर से ध्यान रखा जाएगा क्योंकि पिछली तिमाही जहाँ पे 11.5% कंपनी के मार्जिन रहे थे, इस बार 12.2% मार्जिन आने की उम्मीद है और अगर 12% के ऊपर जाते हैं तो Q3 ऑफ FY22 के बाद हम ये आंकड़ा देखेंगे। और आखिरी में प्रॉफिट में हमें उम्मीद है कि 7.5% की तिमाही दर तिमाही जंप होगा। 762 करोड़ ये आंकड़ा आना चाहिए। बट इसके अलावा ये नंबर्स के अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री, कई सारी चीज़ों पे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। EV सेल्स को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, साथ ही उनका जो हाल ही में कंपनी ने VRS अनाउंस किया था वो उनके एम्प्लॉय कॉस्ट पे कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है और साथ ही 125cc सेगमेंट में कैसे वो कंपटीशन को टैकल करने का प्लान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों पे मैनेजमेंट की कमेंट्री पे हमारा खास फोकस रहेगा। तो देखिए हमारी नज़र तो बनी रहेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तो ज़रा हीरो मोटो और इसके अलावा ऑटो सेक्टर पर भी एक नज़रिया ले ही लेते हैं। आशीष जी बताएं किस तरह से इस सेक्टर को फिलहाल देख रहे हैं और ख़ासतौर पे हीरो मोटो के नतीजे आने वाले हैं, क्या उम्मीद है? नंबर्स की बात है तो थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया हीरो मोटो ने, पर ईयर ओवर ईयर मेरा मानना है करीब 18% का नेट प्रॉफिट इंक्रीज यहाँ पर हो सकता है। करीब 750 करोड़ के आसपास का मुनाफा वो कर सकते हैं। क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी 3-3.5% का ग्रोथ आएगा, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक मार्केट में जो भी नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं उनका अच्छा ट्रैक्शन चाहे बजाज ऑटो हो या हीरो को दोनों को मिल रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट मार्केट की तरफ से भी काफ़ी डिमांड आ रही है। तीसरा जितने भी ये डिलीवरी ऐप वाले बिजनेसेस हैं वहाँ पर 2 व्हीलर्स की रिक्वायरमेंट फिनोमिनल बढ़ी है, तो जिसके कारण से पैन इंडिया बेसिस पे डिलीवरी के लिए भी इन लोगों की बाइक्स यूज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नंबर्स ठीक आएंगे, बट थोड़ा सा अप्रैल के नंबर्स के कारण से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, बट आगे ठीक हो जाएगा।
और यहाँ पर जो मेरा टॉप पिक रहेगा वो बजाज ऑटो है। मेरा मानना है इस स्टॉक की बड़ी री रेटिंग यहाँ पर मुझे होती दिखाई देती है, और 4,800 से के ऊपर के लक्ष्य बजाज ऑटो में जल्दी आएंगे, क्योंकि ये सारे फ्रंट पे आपको सरप्राइज करेंगे। तो इस पूरे सेक्टर में जहां एक रोशनी नजर आ रही है, जहां पर आपको नजर रखनी है, वो भी बताते हैं आशीष जी। और चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रशांत है पश्चिम बंगाल से और इनका सवाल है चेन्नई पेट्रो के 25,355 स्टॉक्स इनके पास हैं, 217 के भाव पे होल्ड करें या फिर सेल करें इस मोमेंट पे। मंदार बताएं क्या होगी इनको एडवाइस। देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया लेवल पे बाई की है पोजीशन। फिलहाल 294 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो 260 का होगा। 260 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक एडवांटेज ये होता है कि अगर वो ट्रिगर भी हो जाता है तो भी आप मुनाफे के साथ बाहर निकल सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव बात है। फिलहाल तो स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में, अंडर करंट भी पॉजिटिव है। और जिस तरीके से हमने एक 6-8 महीने पहले जिस तरीके से इस स्टॉक में एक अपमूव देखी थी, 100 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 350-400 तक चला, तो उसी तरीके का एक रिपीटेशन क्वाइट पॉसिबली अभी हो सकता है। उतना परसेंटेज टर्म्स में नहीं, लेकिन 360, 380, 400 इस तरीके का टारगेट इस स्टॉक में जरूर बन सकता है। तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 260 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास जो है सलाह मिलती हुई हमारे अगले दर्शक हैं ZH अंसारी साहब, झारखंड से हैं और इनका सवाल है इंडस टावर के 200 शेयर इनके पास हैं, 151 के भाव पे होल्ड करें या फिर सेल करें, ये इनका सवाल है। आशीष जी बताएं इनको क्या होगी एडवाइस। जी, इंडस टावर का जो स्टॉक रहा है ये भी एक काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने इस स्टॉक में काफ़ी समय से देखा है, क्योंकि एक टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स में कोई बहुत ज़्यादा रुझान बन नहीं रहा है, चाहे भारती एयरटेल की बात करें या दूसरे टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स की। तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा यदि स्टॉक में मोमेंटम बिल्टअप होता है तो आप इस स्टॉक में से निकल जाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पे टेलीकॉम टावर के स्टॉक्स में बनेगी ऐसा मेरा मानना नहीं। पर अभी थोड़ा समय से मोमेंटम जो भी देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है 160-162 के लेवल यहाँ आ सकते हैं, तो वहां पर एक बार आप स्टॉक में निकल जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी आपको खास रणनीति बनाने की सलाह। आलोक दास हैं कोलकाता से और इनके पास अशोक लेलैंड के 1000 शेयर हैं 110 के भाव पे, अगले 1 साल के लिए नजरिया चाहते हैं। मंदार बताएं। देखिए, फिलहाल ऑल टाइम हाई के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अंडर करंट तो पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बार बार जब भी ये 135, 130, 140 के लेवल पे आ जाता है तो यहाँ से बाउंस बैक कर देता है। अब सिर्फ ऊपर की तरफ 160, 165 ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, और पिछले 2-3 सालों से ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगला जो मूव है वो ये ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद इसमें एक बढ़िया सा मूव बनेगा। फिलहाल तो 130 के स्टॉप लॉस से आपने पोजीशन होल्ड करनी है। अगले 6 महीने से 1 साल में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है व्यू लेना, लेकिन ये जो लेवल है ये आप जरूर वॉच कर सकते हैं 160, 165 का। ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, क्योंकि उसमें उस केस में बढ़िया से ऊपर वाले टारगेट बन सकते हैं। तो ये लेवल आप जरूर वॉच कीजिए, और 130 के स्टॉप लॉस से फिलहाल तो होल्ड करना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की सलाह। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे हम अपने सवालों के सिलसिले को, और अब आपका फेवरेट सेगमेंट कमाई का VIP शेयर्स। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आज आपके पिटारे में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा रेलवे क्षेत्र से इरकॉन। आज स्टॉक ने एक अच्छा खासा रन अप दिया, फिर भी इस स्टॉक को इस लेवल पे बाय करने की सलाह है। 85-86 रुपए के आसपास, और 120 तक के लक्ष्य इसमें जल्दी आएंगे। अब उसके पीछे मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा कि कंपनी का यदि 3 क्वार्टर का प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो हमने कंसिस्टेंट राइज होते देखा है। 130, 160 और 200 करोड़ का मुनाफा लास्ट 3 क्वार्टर में रहा है, और इस क्वार्टर में करीब ये मुनाफा बढ़ के 250 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचेगा। तो करीब 700 करोड़ का मुनाफा एयरकॉन इस साल करेगी, जो 530 करोड़ का मुनाफा था उनका पिछले साल। मेरा मानना है FY24 की जो हमारा एस्टिमेट है उसके हिसाब से जो EPS करीब 7 रुपए का आएगा, तो 12 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर
बेहतरीन स्टॉक अभी भी आपको मिल रहा है, तो इसलिए इस स्टॉक पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि करीब 38,000 करोड़ की उनकी अभी ऑर्डर बुक हो गई है। तो पहला स्टॉक इरकॉन रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड। इस कंपनी के ऑलरेडी नतीजे आ चुके हैं और पूरे साल का मुनाफा कंपनी का करीब 60 करोड़ रुपए का रहा है, जो पिछले साल में 9 करोड़ का लॉस कंपनी का था। और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से गर्मी का आगे प्रिडिक्शन है, जो बियर की पर्टिकुलर सेल है वो काफ़ी मोमेंटम में रहने वाली है। प्लस कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान था कर्नाटका में, वो भी चालू हो गया है। तो इस स्टॉक पे बिल्कुल नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी भी 1300 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी मिल रही है। तो आशीष जी की सलाह, इरकॉन और सोम डिस्टिलरीज पर आप नज़र रखिए और यहाँ पर आपको टारगेट भी उन्होंने दिया है। इरकॉन में 120 से 26 तक का टारगेट मिल सकता है और सोम डिस्टिलरीज में 220 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। मंदार, आप बताएं, आप आज कौन सी वीआईपी शेयर रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए, दो स्टॉक से पहला तो है पीएफसी। पीएफसी के केस में 168, 172 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था पिछले 8 सालों से, तो वो ब्रेक करके स्टॉक आज ऊपर चला है और उस लेवल के ऊपर का क्लोज भी दिया है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव बन सकता है। 10-15% का अपसाइड शॉर्ट टर्म में इमीडिएट लग रहा है, तो इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 170 का स्टॉप लॉस होगा और 192 का इसमें टारगेट बनेगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो ओएनजीसी है। ओएनजीसी में आज बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला, तगड़े वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहा था, प्लस एक रेजिस्टेंस जो 162 के लेवल पे बना था वो ब्रेक करके ऊपर चला है। अब ऐसे लग रहा है कि शायद ये जो इसका रिसेंट जो एक पिछले साल एक हाई बना था वो छूने की कोशिश करेगा 185 से लेके 190 के लेवल्स तक। तो इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 160 का स्टॉप लॉस होगा और 194 का टारगेट होगा। ठीक है, ठीक है। तो मंदार जी की सलाह, पीएफसी और ओएनजीसी यहाँ पर आप निगाह रखिए। ओएनजीसी में जो टारगेट है वो 190 से 94 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें पीएफसी की तो 192 तक के टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। दोनों खास एक्सपर्ट्स का करेंगे शुक्रिया और कल की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।